हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था, पीएच कैसे कैलकुलेट करी जाती है वो सब देखा था, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की कुछ बातें करी थी। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। ठीक है। अब आज जो हम देखने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं आज, तो एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। अल्फा को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, मिक्सिंग ऑफ आयंस और आयनाइजेशन ऑफ वाटर और कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। ठीक है। इन टॉपिक्स को रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत डिमांडिंग रहेगी। ठीक है, क्वेश्चंस आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पर। चलो, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले वाले का सॉल्यूशन। पहला वाला कह रहा है कि द पीएच ऑफ 0.1 मोलरिटी मोनोबेसिक एसिड इज 4.5। ठीक है, 0.1 मोलरिटी का मोनोबेसिक एसिड है जिसकी पीएच कितनी है, 4.5 है। एंड आपको के पूछिए, के क्या होगा। तो पीएच का फॉर्मूला क्या था पिछली क्लास में, आपको अगर याद हो तो हाफ pKa प्लस हाफ log बेस 10C, ये आपका फॉर्मूला था। pH आपको क्या गिवन है, pH आपको गिवन है 4.5 और हाफ pKa आपको फाइंड आउट करना है। हाफ log बेस 10C आपको कितनी दे रखी है, 0.1। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हाफ log बेस 10 की पावर -1 बराबर हाफ pKa। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 4.5, ये आ जाएगा 10 की पावर -1 है तो 1, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे यार ये माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4.5 प्लस हाफ इंटू -1 तो बराबर आ जाएगा हाफ pKa। तो क्या आएगा यहाँ पर 3.5 बराबर हाफ pKa, तो यानी कि 7 बराबर pKa, तो Ka क्या आ जाएगा 10 की पावर -7। ठीक है, तो Ka 10 की पावर -7 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। बात समझ में आई। तो इस तरीके से जाएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है द पीएच ऑफ अ 0.005 मोलरिटी H2SO4 सॉल्यूशन इज। तो वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व करो, देन फिर उसके बाद देखना कि आंसर आपका सही है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर दिया होगा। चलिए, द पीएच ऑफ 0.05 मोलरिटी H2SO4। तो पीएच का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है -log बेस 10H+। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि यहाँ पर आपको H2SO4 की जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 0.05। और क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है ये, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यानी कि ये पूरा का पूरा आयनाइज हो रहा होगा। तो जब H2SO4 आयनाइज होगा तो ये क्या देगा, 2H+ एंड SO4 -2। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.05, तो ये कंप्लीट आयनाइज होकर क्या देगा 0.005, यानी कि डबल ऑफ 0.5। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.10। ठीक है, तो यानी कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, -log बेस 10 0.01। ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ -log बेस 10 की पावर -2। तो ये कितना आएगा, ये आएगा लगभग 2K। तो पीएच कितनी आ रही है यहाँ पर, पीएच आ रही है आपकी 2। बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी H+ आयंस आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन हुज pH इज 13।
यानी कि pH अगर 13 है तो 1 ml के अंदर कितने H प्लस आयंस होंगे। तो एक चीज बताओ, अगर pH 13 है तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो है 10⁻⁻13। ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर लीटर वॉल्यूम। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर मोल्स की बात करूँ और यहाँ वॉल्यूम की बात करूँ तो यानी कि 10⁻13 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। ठीक है। तो यानी कि 1 ml में कितने प्रेजेंट होंगे, 1 ml में होंगे 10⁻13 अपॉन 1000, यानी कि 10⁻13 इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁻16 मोल्स इन 1 ml। ठीक है। 10⁻16 मोल्स H प्लस आयंस हैं 1 ml के अंदर। तो मोल्स को अगर आपको नंबर ऑफ आयंस में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻16 Na से मल्टीप्लाई, यानी कि 10⁻16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻7। ठीक है। नंबर ऑफ H प्लस आयंस, number of H plus ions present in 1 ml। ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट would be H plus ions of 0.006 molarity benzoic acid, जबकि Ka गिवन है 6 इंटू 10⁻⁵। ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है। H प्लस की कंसंट्रेशन होती है C अल्फा। ठीक है। और Ka मुझे दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁵। क्या Ka बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर। ठीक है। तो K मुझे गिवन है 6 इंटू 10⁻⁵ अपॉन C मुझे गिवन है 0.006। तो क्या ये आ जाएगा 6/6 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻3, यानी कि ये गया, ये आ जाएगा 10⁻²। क्या, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा आ जाएगा मेरे पास 10⁻⁻1। ठीक है। अब आप जानते हो कि अल्फा क्या, H प्लस आयन क्या होता है, C अल्फा। तो अल्फा भी है C भी है, तो आंसर निकाल दो। C क्या है 0.006 इंटू अल्फा क्या है 0.1, क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका आंसर है H प्लस आयन। ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस जहां पे pH कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स पिछले लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हमें जो आज बात करनी है वो है, एक तो पहली चीज़ कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अल्फा को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो अल्फा पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो अल्फा पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। जैसे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे थे तो क्या फ़र्क पड़ रहा था। ठीक है। तो ये कुछ हमें बातें करनी है आज। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पहला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हम जो फैक्टर ले रहे हैं वो है टेम्परेचर। ठीक है। कि टेम्परेचर का क्या असर होगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो कॉमन सेंस वाली बात है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। ठीक है। अल्फा बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
डिसोसिएशन विल इंक्रीज, एंड with अल्फा ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, अल्फा भी बढ़ेगा, कि ये अल्फा बढ़ेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर हमें लेना है वो है डाइल्यूशन। नेक्स्ट जो फैक्टर हमें लेना है वो है डाइल्यूशन। तो अब डाइल्यूशन के टाइम पे याद करो, पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट वी था। ठीक है, आप जानते हो कि अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वी। ठीक है, अल्फा जो है ये अल्फा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वी। तो अगर यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पे अल्फा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा इंक्रीजेस। ठीक है, अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा केस किस पर डिपेंड करती है, तीसरा केस है कि आप इलेक्ट्रोलाइट कैसा यूज कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपने इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है। अगर मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है तो वो तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा तो अल्फा क्या होगा, 100%। ठीक है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आप पहला ले लीजिए, पहला लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या केस बताया मैंने कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, और 100% डिसोसिएट हुआ तो अल्फा क्या होगा, 100%। तो कंप्लीटली आयनाइज्ड, हेंस अल्फा इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अल्फा जो है वो नियरली क्या होता है, 100% होता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ रही है। सेकेंड केस होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है भाई साहब, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हो कि 100% आयनाइज नहीं होता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर 100% आयनाइज नहीं होगा तो अल्फा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड। ठीक है, अल्फा जो है वो लेस देन 100% होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 5% से कम ही होता है, बहुत कम होता है अल्फा। ठीक है, फिर उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि आपने सॉल्वेंट कैसा यूज किया है। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो आपने पढ़ रखा है कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से डिजोल्व होता है। ठीक है, और नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर चीज आसानी से डिजोल्व होती है। भाई आयनाइज करने के लिए डिजोल्व होना ही तो है। ठीक है, आयनाइज होने का मतलब क्या है, डिजोल्व होना। तो यानी कि अब जैसा आप सॉल्वेंट यूज करोगे वैसा कहानी चलेगी। तो यानी कि अगला जो फैक्टर है, ठीक है, वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इन पोलर सॉल्वेंट, आयनाइजेशन जनरली इंक्रीजेस कह लो या मोर प्रेजेंट कह लो। ठीक है, बिकॉज पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट्स इजीली। ठीक है, डिसॉल्व कह लो या फिर आयनाइज कह लो, एक ही बात है। यहाँ पे आयनाइज भी लिख सकते हो आप।
ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आसानी से आयनाइज हो जाते हैं, तो इसीलिए जो फैक्टर यहाँ पे काम करेगा वो कौन सा करेगा, पोलर सॉल्वेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पे आपकी कहानी डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट, एक तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या यूज किया है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स आपने कैसे यूज किए हैं, तो इन सारी कहानियों पे आपका एल्फर्ट जो है डिपेंड करेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। फिर देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिक्सिंग ऑफ आयंस। क्या है? मिक्सिंग ऑफ आयंस। मिक्सिंग ऑफ आयंस। देखो मिक्सिंग ऑफ आयंस में दो कैटेगरी, एक तो कॉमन आयन इफेक्ट, एक है ऑड आयन इफेक्ट। क्या क्या है? एक तो कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। देखो अब ये कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है कि जब भी आपने रिएक्शन करी और उस रिएक्शन के बीच में दौरान कोई एक कॉमन आयन आ गया तो रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सीधा रिलेट कर रहा है पिछले चैप्टर के कौन से प्रिंसिपल से, ली चैटलियर प्रिंसिपल से। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है इसका ली चैटलियर प्रिंसिपल के साथ। तो देखो समझो इधर कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई रिएक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक रिएक्शन CH3COOH, ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ CH3COH। अब आप जानते हो ये एक वीक एसिड है, तो ये एक वीक एसिड है तो ये पूरा कंप्लीटली तो आयनाइज होगा नहीं, तो यहाँ पे ये बनेगा एंड ये बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए ये जो रिएक्शन है ना, ये एक बीकर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आपने एक बीकर के अंदर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है, तो वो एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा आयनाइज हो चुका है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब उसके अंदर आपने क्या लिया, उसके अंदर आपने एक सोडियम एसिटेट का सॉल्ट ले लिया। ये क्या है? एक सॉल्ट। तो सॉल्ट तो कंप्लीटली आयनाइज होता है, तो कंप्लीटली आयनाइज होगा तो ये बनाएगा। ठीक है, CH3CO- और Na+ ये बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान से नोटिस करो कि जो सोडियम नहीं, एसिटेट आयन है, जो ये सॉल्ट है वो भी एसिटेट आयन दे रहा है। तो यानी कि एसिटिक एसिड ने भी एसिटेट आयन दिया था और सोडियम एसिटेट ने भी एसिटेट आयन दिया है, तो यानी कि एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, भाई प्रोडक्ट की साइड अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगी। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में गई तो अल्फा, इस एसिटिक एसिड का अल्फा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? जनरली कम होता है। ठीक है, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, देखो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस। ठीक है, वो क्यों डिक्रीज हो रहा है पूरा मैंने समझा दिया है। ठीक है, कि एसिटेट आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एसिटेट यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम वापस आने के लिए, इक्विलिब्रियम वापस मेंटेन करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। भाई एसिटेट आयन का अमाउंट बढ़ गया है ना, एसिटेट अमाउंट का बट जो एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ गया है तो उसको वापस न्यूट्रलाइज भी तो करना पड़ेगा, वापस से सेम सीक्वेंस में भी तो लाएगा। याद करो जब ये रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो वापस प्रोडक्ट अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा के वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, दिख ही नहीं रहा, अब दिख रहा है? हाँ, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और वापस इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
तो ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड था पूरा, किससे? कॉमन आयन इफेक्ट। फिर ऑड आयन इफेक्ट देखो, ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है? तो सेकंड है आपका ऑड आयन इफेक्ट। क्या है? ऑड आयन इफेक्ट। ठीक है, ऑड आयन इफेक्ट। तो ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है? तो ऑड आयन इफेक्ट का मतलब ये है कि जब आपने ऐसा कोई रिएजेंट एक्स्ट्रा ऐड किया कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसमें से कोई एक पार्ट कंज्यूम हो गया। ठीक है, समझो, समझ के करते हैं। जैसे इधर देखो, आपने सेम वही लिया CH3COOH, वीक एसिड है। वीक एसिड है तो क्या होगा? इनकम्प्लीट आयनाइज होगा। इनकम्प्लीट आयनाइज होगा तो ये बनेगा, ये बनेगा तो कुछ ये आयंस और ये आयंस बनेंगे। ठीक है, अब यानी कि एसिटिक का एसिड यहाँ पे हमें एसिटेट आयन और H+ दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया NaOH। अब NaOH क्या है? NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या होगा? कंप्लीटली आयनाइज होगा, यानी कि Na+OH- बनेगा। ठीक है, तो यानी कि Na+ और OH- कंप्लीट बन रहा है। तो अब क्या होगा? तो ध्यान से देखो, ध्यान से इधर, कि यहाँ पर आपको OH- और H+ दोनों दिख रहे हैं। तो अगर एक सॉल्यूशन के अंदर H+ भी होगा, OH- भी होगा, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? दोनों मिलके पानी बनाएंगे। तो यहां से क्या हुआ? ये मिलके क्या निकल गया? H2O निकल जाएगा। तो यानी कि यहां पर देखो कि प्रोडक्ट साइड से H+ जो है वो कंज्यूम हो रहा है। इन रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोडक्ट साइड से एक कंपोनेंट कंज्यूम हो रहा है, तो यानी कि इसकी कंसंट्रेशन खत्म हो रही है। तो रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करेगी? और H+ लाएगी, और H+ लाने के लिए क्या होगा? CH3COH को और ज्यादा आयनाइज होना पड़ेगा, और अगर CH3COH और ज्यादा आयनाइज होगा तो क्या बढ़ेगा? अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या होगा? अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि CH3COH और ज्यादा आयनाइज हो रहा है। तो इन ऑड आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। ठीक है, या आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारी कहानी है किसकी? ऑड आयन इफेक्ट की। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब चलते हैं हम आयनाइजेशन ऑफ वाटर पे। यहां पर हम क्या करेंगे? देखो, आयनाइजेशन ऑफ वाटर में वाटर को लेके कुछ बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, KW क्या है, pH BOH से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये सारी बातें करेंगे। तो हेडिंग है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो मुझे एक चीज बताओ, पहली चीज तो ये कि बात ध्यान रखनी है कि एट रूम टेम्परेचर ठीक है, H+ की कंसंट्रेशन एंड OH- की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻⁷ के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 10⁻⁷ के बराबर होती है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और एट 90 डिग्री सेल्सियस H+ एंड OH- इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁶ के बराबर होती है। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है कि रूम टेम्परेचर पे जो हमारी pH स्केल है वो 1 से 14 जाती है। ठीक है, और एक 90 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी pH स्केल है वो 1 to 12 जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जब 90 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो H+ या OH- की जो कंसंट्रेशन है H2O के साथ, H2O से जो H+ या OH- कंसंट्रेशन आपको लेनी पड़ रही है वो 10⁻⁻⁶ लेनी है 90 डिग्री सेल्सियस पे।
ठीक है, अब मेरे कुछ सवाल हैं जो आपको आने चाहिए, तो यहाँ पे ही मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर। बस ऐसे ही सवाल आ जाए तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वाटर के जो मोल्स होते हैं वो होते हैं 55.55 मोल पर लीटर। कैसे, तो आप जानते हो डेंसिटी जो है वाटर की क्या होती है, डेंसिटी होती है वाटर की 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यानी कि 1 लीटर की कितनी हो जाएगी 1000 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी या कंसंट्रेशन की अगर बात करूं, ठीक है, पहले तो मोल्स की बात कर लेते हैं ना। तो मोल्स की जब हम बात करें तो मोल्स आप जानते हो मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास कितना है 1000 ग्राम और मोलर मास कितना है 18। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 55.55। ठीक है, अब कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी अगर निकालनी है तो मोलरिटी क्या होती है, आप जानते हो मोलरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल्स कितने ले रखे हैं आपने 55.55 और वॉल्यूम कितना ले रखा है 1 लीटर। तो यानी कि मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन भी कितनी आएगी 55.55, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितनी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना होता है 55.55। ठीक है, कितना होता है 55.55। ठीक है, अब देखो, अब आप जानते हो कि H2O जो है, H2O जब आयनाइज कर रहे हैं तो H2O कैसे आयनाइज होता है, तो H2O आयनाइज होता है कुछ इस तरीके से H प्लस OH माइनस की टर्म। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, और H2O जो है वो कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है H3O प्लस NOH माइनस, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सेल्फ प्रोटोनेशन वाली बात हो जाती है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ प्रोटोनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं सेल्फ प्रोटोनेशन। ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई। तो यहाँ पर अब हमें क्या चीज पढ़नी है, देखो यहाँ पे पहली चीज तो ये कि H प्लस हो या OH माइनस की जो कंसंट्रेशन है आप कितनी लेके चलते हो रूम टेम्परेचर पे 10⁻⁻⁷। ठीक है, अब अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर क्या हो जाएगा H प्लस आयन OH माइनस आयन अपॉन H2O की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब मैं ये K की बात करूं तो K क्या आएगा मेरे लिए, देखो ध्यान से देखो, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻⁷, OH माइनस की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷, H2O की कंसंट्रेशन है 55.55। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 10⁻⁻14 अपॉन 55.55। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 के आसपास। ठीक है, कितना आता है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 के आसपास, बस समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास हो गया K। अब अगर मैं देखो H2O तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं इस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये क्या है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये K है, ये K अगर मैं H2O से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाता है H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस जो है ये देखो, ये जो ये K इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू H2O की कंसंट्रेशन, ये बराबर होता है KWK। ठीक है, किसके बराबर होता है KWK, और KWK है डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या यूं कह लो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या आयनिक प्रोडक्ट, ज्यादा करेक्ट होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके बराबर हो गया H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन, यानी कि ध्यान से देखो ये क्या हो जाता है 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷,
तो यानी कि के डब्ल्यू किसके बराबर आ रहा है, के डब्ल्यू आ रहा है 10 की पावर माइनस 14 के बराबर। किसके बराबर, 10 की पावर माइनस 14 के बराबर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो के डब्ल्यू क्या होता है, 10 की पावर माइनस 14, यानी कि यहाँ से एक चीज देखो कि आप यहाँ से लिख रहे हो कि जब के डब्ल्यू बराबर है H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन, यानी कि पी के डब्ल्यू भी बराबर, अगर मैं लॉग से मल्टीप्लाई कर दूं, डेरिवेशन के साथ ही समझा देता हूँ चलो। अगर मैं यहाँ पर लॉग से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को लॉग से मल्टीप्लाई करूं माइनस लॉग से, तो देखो क्या बनेगी इक्वेशन, माइनस लॉग बेस 10 के डब्ल्यू बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन प्लस माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस की कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो ये बनेगा पी के डब्ल्यू के बराबर, किसके बराबर, ये बनेगा पी के डब्ल्यू के बराबर, ये बनेगा पी एच के बराबर, प्लस ये बनेगा पी ओ एच के बराबर, यानी कि पी के डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी एच प्लस पी ओ एच के बराबर। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि पी एच किसके बराबर होता है, पी के डब्ल्यू और ये। अब एक चीज देखो, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कि जैसे के डब्ल्यू आप लिख रहे हो कि एच प्लस और OH माइनस के बराबर है, तो एक बात बताओ कि H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन तो बराबर होती है, तो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन अगर बराबर है तो मैं इसको H प्लस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, या इसको KW बराबर OH माइनस का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर है। बात समझ में आ रही, इसीलिए मैं ये चीज लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। बस यहाँ पे आपको जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो यही है, क्या पी के डब्ल्यू बराबर होता है पी एच प्लस पी ओ एच, या फिर ये वाला रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। आज के इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, और मोल्स ऑफ वाटर कितने होते हैं, मोलरिटी कितनी होती है, तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। देखो अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देखो अब सॉल्ट आप जनरली जानते हो कि जब आप किसी एसिड या बेस को मिक्स करते हो तो सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो देखो जनरली सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड, टाइप्स ऑफ सॉल्ट से पहले हम सॉल्ट देख लेते हैं। तो सॉल्ट की जब हम बात कर ही रहे हैं तो सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड एंड बेस रिएक्शन, ठीक है। कैसे बनता है, एसिड बेस रिएक्शन से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने लिया HCl, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इससे मैंने लिया एक NaOH, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब इसकी रिएक्शन होगी HCl और NaOH की, तो सब जानते हो कि NaCl बनेगा और H2O बनेगा। तो NaCl यहाँ पर क्या है, NaCl एक सॉल्ट है, ठीक है। अब अगर टाइप की बात करूं, यहाँ पे मैं आपको टाइप समझाऊं तो NaCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है, यानी कि अगर मैं NaCl की डेफिनेशन लिखूंगा ना, या इसको मेंशन करूंगा, तो ये SASB टाइप का सॉल्ट है, यानी कि ये जो सॉल्ट बना हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर से बन के बना हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये है। अब इसी तरीके से सॉल्ट क्या होता है, तो एसिड बेस की रिएक्शन से बनता है सॉल्ट, ठीक है। अब सॉल्ट भी बहुत टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, टाइप की जब हम बात ही कर रहे हैं तो टाइप भी लिख ही लेते हैं। तो एक होता है एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एक होता है आपका बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अब ये एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट क्या होता है, इसको समझो। तो एसिडिक सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होता है जो H प्लस देने की टेंडेंसी रखता हो, यानी कि जो सॉल्ट H प्लस अभी भी दे सकता हो। कैसे,
देखो मेरी बात सुनो, आप जानते हो H2SO4 को, ठीक है। अब अगर मैं इस H2SO4 क्या है, एसिड है, जानते हो, ठीक है। अब H2SO4 अगर एक H प्लस दे देगा तो क्या बनेगा, HSO4 माइनस, और इस माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर मैं एक सोडियम डाल दूं तो ये हो गया सोडियम बायसल्फेट, ठीक है। अब इस सोडियम बायसल्फेट क्या है, ये सोडियम बायसल्फेट एक सॉल्ट है, लेकिन ध्यान से देखो ये अभी भी एक H प्लस दे सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसा सॉल्ट जिसके पास अभी भी H प्लस देने की टेंडेंसी है उसको क्या बोलेंगे हम, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जो भी पॉलीप्रोटिक सॉल्ट होंगे, सॉरी पॉलीप्रोटिक एसिड होंगे, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है। किससे, पॉलीप्रोटिक एसिड से मिलके बने होंगे, किससे बने होंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड से मिलके बने होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि H2SO4 तो यानी कि NaHSO4 ले लीजिए, और कोई पॉलीप्रोटिक H3PO4 तो H3PO4 की जगह NaH2PO4 ले लीजिए। फिर उसके बाद H3PO4 के बाद और कौन है, H2SO4 H3PO4, ठीक है। और पॉलीप्रोटिक का नाम बताओ, और पॉलीप्रोटिक के आप जैसे यहाँ पे अभी भी एक और पॉसिबल है Na2HPO4, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये हो गए आपके एसिडिक सॉल्ट के एग्जाम्पल। सिमिलरली बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट भी ऐसा सॉल्ट जिसमें क्या टेंडेंसी हो, अभी भी OH माइनस देने की टेंडेंसी हो, क्या की टेंडेंसी हो, OH माइनस की, ठीक है। जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी क्या थे, जैसे ZnOH होल ट्वाइस, ये क्या है, एक बेस है, वीक बेस है। अगर ये एक OH माइनस दे दे तो यहां पर क्या बना, ZnOH, ठीक है। OH माइनस दिया तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर मैंने एक Cl माइनस जोड़ दिया तो ये सॉल्ट हो गया ना, ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है, ठीक है। तो अभी भी ये जो सॉल्ट है एक OH माइनस देने की टेंडेंसी रखता है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, ये आ गया आपका OH माइनस यानी कि बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉली एसिडिक बेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ZnOHCl, और कौन है पॉलीप्रोटिक में, वीक वाला बताओ, वीक में कौन सा बताया था मैंने, मैग्नीशियम। जैसे मैग्नीशियम के आगे 2 हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये Cl लगा दिया। और बताओ मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम ले लो, आयरन ले लो, ठीक है। आयरन में क्या हो सकता है, ठीक है, +2 वाला लो, +2 वाला, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, ये सब हो गए आपके बेसिक सॉल्ट। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, एसिडिक सॉल्ट जो है वो एसिड पॉलीप्रोटिक एसिड से मिलकर बनाया हुआ है, और जो बेसिक सॉल्ट है वो किससे बनाया हुआ है, पॉली बेसिक सॉल्ट से बनाया हुआ है। किससे बनाया हुआ है, पॉली बेसिक सॉल्ट से, ठीक है, जिसमें पॉली कैटेगरी हो, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्ट और भी टाइप के होते हैं, जैसे डबल सॉल्ट होता है, मिक्स्ड सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक है। तो जैसे डबल सॉल्ट की बात करें तो डबल सॉल्ट में क्या होता है, ठीक है। अब ये डबल सॉल्ट हो गया, फिर आपका क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया, तो इससे रिलेटेड तो पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो पूरा चैप्टर ही इसी टॉपिक पे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे बेसिस, तो वहां पे भी आप अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया देख लेते हैं कि डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल क्या होंगे, जो 2 सॉल्ट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2 सॉल्ट प्रेजेंट है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया, किसका हो गया, डबल सॉल्ट, ठीक है। इसका नाम क्या होगा,
फेरस अमोनियम सल्फेट, क्या नाम होगा इसका? फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है। फिर एक सबसे फेमस होता है पोटास एलम। ठीक है, क्या होता है पोटास एलम? K2SO4 और एल्यूमिनियम SO4 होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पोटास एलम। एलम की अगर मैं बात करूं, देखो एलम की अगर मैं बात करूं तो एलम का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मेटल सल्फेट, मेटल डैश सल्फेट। ठीक है, ये अब ये M और M डैश क्या है? M और M डैश मेटल है। M कौन सा मेटल है? M वो है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। M डैश कौन सा मेटल है? M डैश वो मेटल है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल हो गए। बात समझ में आ रही है? फिर एक और होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो कि आप पूरा चैप्टर है जिसपे बेस्ड। ठीक है, तो 5th नंबर है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कंप्लीट डिटेल जो है आप इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर नाम से पढ़ोगे उसमें। फिर भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल K4FeCN6, ये आपका एग्जांपल है किसका? पोटेशियम आयरन हेक्सासाइनाइड का। ठीक है, K4FeCN6, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत पढ़ोगे आप इसको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ सॉल्ट है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट और पढ़ोगे जिसमें हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक टाइप बताया था टाइप ऑफ सॉल्ट में, कौन सा टाइप बताया था? एक अभी मैंने आपको टाइप बताया था कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था, कौन था? NaCl। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको सोडियम एसिटेट दे रखा है, तो ये कौन से टाइप का सॉल्ट है? तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि जो ये एसिटेट है, ये एसिटेट किससे आया होगा? ये एसिटेट आया होगा CH3CO-। किससे आया होगा? ये आया होगा, जाहिर सी बात है, एसिटिक एसिड से। और NaOH किससे आया होगा? सॉरी, Na किससे आया होगा? NaOH से। तो इन दोनों को मिलाओगे तभी तो CH3CO Na और H2O बना होगा। तो देखो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ये। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ सॉल्ट जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि हाइड्रोलाइसिस से कंटिन्यू चलता जाए। ठीक है, तो अभी आपको ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, और मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये हमारे इतने खास काम का नहीं है। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगले लेक्चर में, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो अगला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको इस नोट से रिलेटेड, इस PDF से रिलेटेड, अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब आपको अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। आप जाइए, विजिट करिए। ठीक है, और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।